Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. इस मिसाइल को हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, आपको ये बताना है. आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने हाल ही में सक्सेसफुल तरीके से फ्लाइट टेस्ट कर लिया है रुद्रा M2 को, जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम अ Su-30 Mk1 एयरक्राफ्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. ठीक है, तो ये जो टेस्ट है इसमें इसने सारे पैरामीटर्स को फुलफिल किया है, जहां पे इसका प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम सब वैलिडेट हो चुका है. रुद्राम 2 जो है ये एक सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल है. इससे आर्म फोर्स की कैपेबिलिटी डेफिनेटली इनहांस हो जाएगी और इसके थ्रू यूटिलाइज किया गया एडवांस्ड DRDO टेक्नोलॉजीज को. ठीक है, तो रुद्राम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने. फुल फॉर्म इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगली स्लाइड में आइए कुछ मिसाइल्स देखते हैं जो न्यूज में आई. पहला क्वेश्चन है, Which country recently conducted a successful test of the ASMPA supersonic cruise missile? हाल ही में फ्रांस कंट्री ने इसका सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट कर लिया है. बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. बुलावा मिसाइल को हाल ही में डेवलप किया है रशिया ने. ठीक है, रैम्पेज मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. रैम्पेज मिसाइल को डेवलप किया है इजराइल कंट्री ने. रिसेंटली विच कंट्री हैज टेस्टेड द प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल. ये मिसाइल बिलोंग करती है नॉर्थ कोरिया को. व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इजराइल्स ऑपरेशन फॉर इंटरसेप्टिंग द ड्रोन्स एंड मिसाइल्स लॉन्च्ड बाय ईरान. तो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि ईरान ने ड्रोन्स एंड मिसाइल्स लॉन्च किए थे इसराइल के ऊपर, जिसके बाद इसराइल ने अपना ऑपरेशन आयरन शील्ड लॉन्च किया था ताकि वो इन चीजों को कॉम्बैट कर सकें. ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट कौन थे जिनका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया? ये है इब्राहिम रईसी. ठीक है, एक प्लेन क्रैश के दौरान इनका निधन हो गया है. आपसे पूछा जा सकता है कि ईरान के कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनका हाल फिलहाल एक प्लेन क्रैश में निधन हुआ है. आंसर है इब्राहिम रईसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फिक्की ऑर्गेनाइज्ड कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट एट विच प्लेस. फिक्की ने हाल ही में समिट को कहां पे ऑर्गेनाइज किया, आपको ये बताना है. तो फिक्की ने कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट को ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में. किस लिए? कोलैबोरेशन और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया के पेरिशेबल गुड्स इंडस्ट्री में. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हाईलाइट किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है लॉजिस्टिक्स की हर सेक्टर में, इंक्लूडिंग द फार्मा, फूड, ऑयल एंड द फ्लावर सेक्टर. तो लगभग 250 डेलीगेट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने. पर्पस क्या था? एक इंटीग्रेटेड, सस्टेनेबल और एफिशिएंट कोल्ड चेन इकोसिस्टम डेवलप करना. ठीक है, तो फिक्की ने ऑर्गेनाइज किया कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट को. कहां पे? नई दिल्ली में. अगली स्लाइड में कुछ समिट्स देखते हैं जो न्यूज में आई. पहला है, रिसेंटली वेयर वाज द 33rd अरब लीग समिट हेल्ड. 33rd अरब लीग समिट हाल ही में कंडक्ट हुई है मनामा में. ठीक है, मनामा कहां पे है? बहरीन कंट्री में. फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वाज एन इनॉग्रल समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका हेल्ड. ये कहां पे हुई है समिट? आंसर है पेरिस. Recently, where was the World Hydrogen Summit and Exhibition 2024 held? World Hydrogen Summit and Exhibition कहाँ पे हुई है? आंसर है रॉटरडैम में. रॉटरडैम कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में. ठीक है. Recently, where was the Critical Mineral Summit 2024 held? Critical Minerals Summit के लिए वेन्यू था नई दिल्ली. Recently, where was the World Future Energy Summit 2024 organized? World Future Energy Summit हुई है अबू धाबी में. Which ministry recently inaugurated the Summer Fiesta 2024 at the National Bal Bhavan? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने समर फीस्टा को ऑर्गेनाइज या इनॉग्रेट किया एट द नेशनल बाल भवन? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज बी ऑप्शन. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने इनॉग्रेट किया है समर फीस्टा को नेशनल बाल भवन में. नेशनल बाल भवन कहाँ पे? नई दिल्ली में. ठीक है, तो ये 1 महीने का कैंपेन है जो कि 29 मई को स्टार्ट हुआ था और 28 जून तक चलने वाला है. इसमें 30 एक्टिविटीज ऑफर की गई हैं उन सभी बच्चों के लिए जो कि 5 से लेकर 16 साल की उम्र के बीच में आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की गई है और इस दौरान एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी को बढ़ाने की या इंकरेज करने की कोशिश की गई है.
तो वर्कशॉप्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि ओडिसी डांस हो गया, योगा, कैलीग्राफी, म्यूजिक, इसमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो समर फीस्टा को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, कहाँ पे, एट द नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। अगली स्लाइड में चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देखते हैं जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, आपको ये पूछ रहा है। तो इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। किस वजह से न्यूज में आई, क्योंकि हाल ही में इन्होंने वार्निंग दी है अबाउट अ हाई सीवियरिटी वल्नरेबिलिटी इन द गूगल क्रोम फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये नेशनल एजेंसी है फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। पर्पस यहाँ पे क्या है, इंडिया की साइबर स्पेस को सिक्योर करना। ठीक है, और ये ऑपरेशनल है सिंस जनवरी 2004, और याद रखिएगा ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एंड मिटिगेटिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए। Which government organizations recently involved in the MOU for providing e-migrate services through common service centers? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड द CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अलॉन्ग विथ द CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। किस लिए, ई माइग्रेट सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए इनटू द CSCs। पर्पस यहाँ पे क्या है, ब्लू कॉलर वर्कर्स को असिस्ट करना जो कि हेड कर रहे हैं टू द इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज, और ये प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन करता है इमाइग्रेशन प्रोसेस को ऑनलाइन, और ये फॉरेन एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करता है, साथ ही रिक्रूटमेंट एजेंट्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज को। ठीक है, तो इस कोलैबोरेशन का पर्पस क्या है, एक्सेसिबिलिटी को इनहैंस करना और लीगल माइग्रेशन को प्रमोट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अलॉन्ग विथ CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। Recently, the National Council for Cement and Building Materials Incubation Center was inaugurated by which ministry? इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। Shallow aquifer management model recently launched in Telangana is a part of which scheme of Ministry of Housing and Urban Affairs? Shallow aquifer management model को हाल ही में तेलंगाना ने लॉन्च किया है और ये पार्ट है अमृत स्कीम का। ठीक है, अमृत स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। Indian Cyber Crime Coordination Center, that is I4C, recently seen in the news, is operated under which ministry? I4C वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ क्लाउड एरोसॉल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज। अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन कौन सी दो स्पेस एजेंसीज का एक ज्वाइंट वेंचर है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो अर्थ केयर मिशन एक ज्वाइंट एफर्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जक्सा का। पर्पस है इंटरप्ले को अंडरस्टैंड करना बिटवीन क्लाउड्स, एरोसॉल्स एंड रेडिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के रेडिएशन को बैलेंस करने के लिए अमिड द क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, तो ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मिशन है ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है लाइक एटमॉस्फेरिक रेडार एंड अ क्लाउड प्रोफाइलिंग रेडार। क्लाउड्स और एरोसॉल्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं अर्थ के हीट बजट को, जिससे कि क्लाइमेट हमारा इफेक्ट होता है थ्रू देयर रोल्स इन रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट एंड ट्रैपिंग द रेडिएशन। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें इम्पैक्ट करती हैं एरोसोल के लेवल को। तो अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जक्सा, दैट इज जापान स्पेस एजेंसी। अगली स्लाइड में आइए कुछ सैटेलाइट्स देखते हैं जो न्यूज में थे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री डेवलप्ड अ टाइनी वुडन सैटेलाइट नेम्ड एज लिग्नोसैट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है अगर आपको याद हो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा जापान कंट्री। जो जापान के रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड जक्सा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा एक क्यूबॉइड शेप का क्राफ्ट है जो कि बना हुआ है रेजिलिएंट मैग्नोलिया वुड से। ये जरूर याद रखिएगा कि किस वुड की वैरायटी से बना है, मैग्नोलिया वुड से। इसको लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स रॉकेट। ठीक है, तो लिग्नोसैट का पर्पस क्या है, स्पेस क्लटर को रिड्यूस करना और एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्पेस एक्टिविटीज को प्रमोट करना। अनलाइक ट्रेडिशनल एल्युमिनियम सैटेलाइट, लिग्नोसैट हार्मलेसली बर्न करेगा री एंट्री के टाइम, हार्मफुल पार्टिकल रिलीज को प्रिवेंट करेगा और अलाउ करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कि वो इसके थ्रू पास कर सकें इजिली। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहले इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है, तो जापान ने
किसके साथ मिलके, नासा के साथ, और लिग्नोसैट नाम है इसका, ये भी जरूर आपको याद रखना है। Which space organization has recently launched a tiny satellite to measure the heat lost from the Earth pole? अभी तक ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि अर्थ के पोल से हम मेजर कर सकें कि कितना हीट लॉस हो रही है, ठीक है, लेकिन अब नासा ने ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिससे कि हम इसको मेजर कर पाएंगे। रिसेंटली विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट सीरीज जिसका नाम है तियानतोंग 1? दुनिया की पहली सैटेलाइट सीरीज है तियानतोंग 1 जिसको कि डेवलप किया है चाइना कंट्री ने। क्विको 2 अ रिले सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंट्री? ये एक रिले सैटेलाइट है चाइना कंट्री का। पार्स 1 सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? पार्स 1 सैटेलाइट है ईरान कंट्री का, ठीक है। रिसेंटली द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री डेवलप्ड अ टाइनी वुडन सैटेलाइट नेम्ड एज लिग्नोसैट? लिग्नोसैट को किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात कर ली है ऑलरेडी, आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज जापान, ठीक है। अगली स्लाइड में आइए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। Which country has recently assumed the chair of the Colombo process for the term 2024 to 2026? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। इंडिया प्रेसिडेंसी को अज्यूम कर रहा है टू द चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024 टू 2026 और ये पहली बार हो रहा है सिंस 2003। कोलंबो प्रोसेस एक रीजनल कंसल्टेटिव प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और लेबर को मैनेज करते हैं। इसमें 12 एशियन मेंबर स्टेट्स मौजूद हैं लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और ये फोकस करता है ऑन स्किल्स रिकॉग्निशन एंड एथिकल रिक्रूटमेंट। यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है इंडिया कंट्री। Recently, National Archives of India successfully completed a first of its kind project to archive historical documents of the Indian diaspora in which country? आंसर हो जाएगा यहाँ पे country ओमान। Recently, which country has pledged to provide military support to Ukraine country worth 1 billion euros, that is 1.08 billion dollars this year? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्पेन कंट्री। स्पेन ने डिसाइड किया है कि वो 1 बिलियन यूरोज प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन कंट्री को। जिग करेंसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ न्यू गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? जिग करेंसी को लॉन्च किया है कंट्री जिम्बाब्वे ने। रिसेंटली गीतानास नौसेडा हैज बीन रिइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो गीतानास नौसेडा नए प्रेसिडेंट बन गए हैं लिथुआनिया कंट्री के, ठीक है। Recently, Tata Consultancy Services has entered a strategic partnership with which institute to develop India's first quantum diamond microchip imager? TCS ने हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है जिसके बाद अब वो मिलकर डेवलप करेंगे इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने पार्टनरशिप करी है TCS के साथ और अब ये डेवलप करेंगे इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो कि अलाइन करेगा विद द नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। इस इमेजर में यूज किया गया है नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स को इन द डायमंड्स जिससे कि आप एनोमलीज को डिटेक्ट और कैरेक्टराइज कर सकें इन द सेमीकंडक्टर चिप। ये इनेबल करता है नॉन इन्वेसिव नॉन डिस्ट्रक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप और ये बहुत सिमिलर है टू द MRI जो कि होता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो TCS ने पार्टनरशिप करी है IIT बॉम्बे के साथ जिसके बाद अब ये डेवलप करने वाले हैं इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। आइए कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। पहला क्वेश्चन है स्टेट ओन्ड गेल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? तो गेल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द विजयपुर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। Who has become the first Indian gymnast to win a gold medal at the 2024 Asian Gymnastics Championship? इनका नाम है दीपा कर्माकर। पहले भी हमने इनके बारे में चर्चा की है। दीपा कर्माकर पहले इंडिया की जिम्नास्ट बन चुकी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द 2024 एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप। आप लोग वेन्यू बताइएगा कि इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी। Recently, the world's first 100% biodegradable pen has been launched in which country? दुनिया की पहली 100% biodegradable pen लॉन्च करी है इंडिया ने। Recently, which airport has made history by becoming the first airport in India to achieve the zero waste to landfill accolade? ये है थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Recently, which Indian created history by becoming the first Indian space tourist? ये इंडियन हैं गोपी थोताकुरा। गोपी थोताकुरा पहले इंडिया के स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं, ठीक है। Which day is observed as हिंदी जर्नलिज्म डे एवरी ईयर? हिंदी जर्नलिज्म डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं आपको ये बताना है। तो हर साल इसको 30 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके थ्रू जो भी हिंदी जर्नलिज्म की लेगेसी और सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके थ्रू हम ऑनर करते हैं पायनियर्स को लाइक पंडित जुगल किशोर शुक्ला जिन्होंने पब्लिश
किया था पहला हिंदी का न्यूज़पेपर? क्या नाम था उसका? उदंत मार्तंड। कब किया था? 1826 में। कहाँ पे किया था? कोलकाता में। ठीक है, तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर है जिसके थ्रू एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया था और इसमें पहली ही प्रिंटिंग में 500 कॉपीज को इशू कर दिया गया था। तो इसी के साथ जो हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज की न्यूज की जरूरत थी वो एड्रेस हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि हिंदी जर्नलिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30 मई को। आइए कुछ डेज देख लेते हैं कब कब कौन से दिन मनाए जाते हैं, और इसमें ज्यादातर हम अप्रैल मंथ के डेज देखेंगे। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे एवरी ईयर? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे होता है 17 अप्रैल को। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर? इसको मनाते हैं 15 अप्रैल को। Which day is celebrated as International Day of Conscience every year? Answer is 5th April. Which day is celebrated as World Theatre Day every year? World Theatre Day होता है 27th March को। Which day is celebrated as National Civil Service Day every year? इसको मनाते हैं 21st April को। ठीक है, National Skill Development Corporation, that is NSDC, recently collaborated with which organization to advance the skill development and lifelong learning in India and globally? NSDC ने हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है स्किल डेवलपमेंट को एडवांस करने के लिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ाने के लिए इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पे? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बी ऑप्शन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। इस कोलैबोरेशन का पर्पस क्या है? इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना विद एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इस एमओयू के थ्रू अंडरस्कोर किया गया एक कमिटमेंट को टू द टैलेंट डेवलपमेंट थ्रू इफेक्टिव पॉलिसीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल इंडिया डिजिटल हब। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग एक और न्यूज आई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें एक डिक्रीज देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, इनका प्रोजेक्टेड रेट है 4.9% इन द ईयर 2024, और डिस्पाइट कि इतना इंप्रूव हो रहा है लेकिन फिर भी स्लो प्रोग्रेस की वार्निंग दी गई है इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के मामले में। और रिपोर्ट में फर्दर इंडिकेट किया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्टेबल रहेगा 4.9% पे इन द ईयर 2025। तो ये अपडेट ऑफर करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन द कमिंग ईयर। फाइन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना फॉल होने वाला है 2024 में? आंसर है 4.9%। आइए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं जो न्यूज में आए। पहला है Which organization recently released the Asia Pacific Employment and Social Outlook 2024 report? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। Which organization recently hosted the Pragati 2024 at the India Habitat Center? प्रगति का फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। तो इसको हाल ही में किसने होस्ट किया है? तो आंसर है CCRAS, जहां पे इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ओके, Recently, which organization released a report titled as Water for Shared Prosperity? इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। Recently, which space organization announced the plans to build the first railway station on the moon for efficient payload transportation? ये है नासा। नासा ने अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि वो पहला रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं मून के ऊपर फॉर एफिशिएंट पेलोड ट्रांसपोर्टेशन। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024 रिसेंटली पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको पब्लिश किया है IDMC ने। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर बेस्ड ऑन जिनेवा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन माउंटेनियर हैज रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लॉत्से ट्वाइस इन वन सीजन? कौन से इंडिया के माउंटेनियर हैं जिन्होंने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट की है जिसके बाद ये पहले इंसान बन चुके हैं इस सीजन में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉत्से को 2 बार असेंट कर लिया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सत्यदीप गुप्ता। इंडिया के माउंटेनियर हैं ये और इन्होंने हिस्टोरिक फीट अचीव की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को और माउंट लॉत्से को ट्वाइस इन वन सीजन। इसके अलावा इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है फॉर द फास्टेस्ट ट्रैवर्स फ्रॉम माउंट एवरेस्ट टू माउंट लॉत्से। ठीक है, इन्होंने इस असेंट को कंप्लीट किया सिर्फ 11 घंटे और 15 मिनट के अंदर अंदर। तो माउंट एवरेस्ट को इन्होंने असेंड किया था 21 मई को और उसके बाद माउंट लॉत्से पे पहुंच गए थे 22 मई को। इसी के साथ इनका ये पहला डबल डुअल असेंट है एक सिंगल सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, सत्यदीप गुप्ता।
आइए कुछ पर्सनालिटीज देखते हैं जो न्यूज में आई। पहला है recently who has been appointed as the chairperson of the committee A at 77th World Health Assembly। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, अपूर्वा चंद्रा नए चेयरपर्सन बन चुके हैं ऑफ कमिटी ए एट 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। Who has become the first Indian gymnast to win a gold medal at the 2024 Asian Gymnastics Championship। पहली इंडिया की जिम्नास्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस चैंपियनशिप में, ये कौन है? दीपा कर्माकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आरती who recently received the अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड belongs to which district of UP। आरती ने हाल ही में जीता है अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड और ये बिलोंग करती हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी को। रिसेंटली हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। इनका नाम है ज्योति रात्रे। ठीक है, ये ओल्डेस्ट वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को। रिसेंटली हु हैज वन द 2024 इटालियन ओपन टाइटल इन द वुमेन्स कैटेगरी। इसको जीता है ईगा स्वियातेक ने। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच सॉवरेन लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया इन द ईयर 2023। कितना लोन हाल ही में सैंक्शन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के लिए इन द ईयर 2023? तो एडीबी ने सैंक्शन किया है $2.6 बिलियन इन सॉवरेन लेंडिंग टू इंडिया इन 2023 और ये लोन जो है वो फंड करेगा अर्बन डेवलपमेंट को, पावर सेक्टर प्रमोशन को, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट को, हॉर्टिकल्चर सपोर्ट को, कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए और साथ ही क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए। तो सॉवरेन लोन्स दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन अक्रॉस स्टेट्स। एडीबी का पर्पस क्या है? इंडिया अपने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव कर सके, जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, अपना ग्रीन ग्रोथ इंक्रीज हो सके इंडिया में और सोशल इंक्लूसिवनेस जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने फंडिंग की है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी। तो एडीबी ने $2.6 बिलियन फंड किए हैं इंडिया के लिए इन द ईयर 2023। हेडक्वार्टर इसका लाई करता है फिलीपींस में। आइए कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट लास्ट फिस्कल इन टर्म्स ऑफ टोटल बिजनेस अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इन्होंने हाईएस्ट ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है लास्ट फिस्कल में इन टर्म्स ऑफ टोटल बिजनेस अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। Airbus Helicopters recently signed a memorandum of understanding with which bank for helicopter financing in India। Airbus Helicopters ने ये MOU साइन किया है सिडबी के साथ। किस लिए? हेलीकॉप्टर की फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Which bank has recently launched the Pixel Pay, which is India's first virtual credit card? इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। यहाँ पे याद रखिएगा कि HDFC पहली प्राइवेट बैंक है जिन्होंने अपनी एक ब्रांच ओपन की है लक्षद्वीप में। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, लक्षद्वीप में सिर्फ गवर्नमेंट बैंक से ऑपरेट करती थी, लेकिन पहली बार अपनी ब्रांच डालने वाली पहली प्राइवेट बैंक हो चुकी है HDFC बैंक। रिसेंटली विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स टू प्रोवाइड द लोन्स अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक ने ये अपना एग्रीमेंट साइन किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ जिससे कि लोन प्रोवाइड किया जाए अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। रिसेंटली विच बैंक लॉन्च द फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है फ्लैश पे को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Dhadsana signing off.